थैंक यू, गुड मॉर्निंग। रचित जी ने जो पॉइंट्स बताए हैं सीएनटी को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। ऐड ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके की पानी, जिस तरीके के सोर्स वाटर हमारे पास आज अवेलेबल है, वो प्यूरिफिकेशन की मस्ट है उसमें। मतलब आपसे मैं अगर पूछूं कि आप हाथ उठाए, ऐसी कौन सी जगह है, मतलब यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप नलके से डायरेक्टली पानी पी सकते हैं या कुएं में से निकाल के डायरेक्टली पानी पी सकते हैं? ऐसे कोई है यहाँ पे आज? नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स भी यही कहता है कि आज जिस तरीके के पानी हमें रॉ वाटर जो मिल रहा है उसमें प्यूरिफिकेशन मस्ट है, और प्यूरिफिकेशन, बेसिक प्यूरिफिकेशन से वो कंप्लीट नहीं होता। आरओ प्यूरिफिकेशन जरूरी हो गया है। अब अगर आरओ प्यूरिफिकेशन जरूरी हो गया है तो आरओ की सबसे बड़ी कमियां ये है कि वो पानी में से मिनरल्स निकाल देता है, राइट? लेट अस एक्सेप्ट, आज हम ये एक्सेप्ट कर ले कि पानी की क्वालिटी, मतलब सोर्स वाटर के पानी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, और जिसके वजह से आरओ प्यूरिफिकेशन जरूरी है। और आरओ प्यूरिफिकेशन अगर आप करते हैं तो उसमें मिनरल्स हट जाते हैं, राइट? लेकिन ये है स्ट्रेंथ हमारे वेस्टेज का। स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि आप कोई किसी इंडिविजुअल से अगर मिल रहे हैं तो आप एयर प्यूरिफायर या वाटर प्यूरिफायर बेचने के लिए नहीं मिल रहे। यू आर प्रोमोटिंग सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। आप एक कंप्लीट वेलबींग और कंप्लीट वेलनेस की पैकेज लेके एज ए कंसल्टेंट मिलने जाते हैं उनसे, एम आई राइट? तो उस केस में आप एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने प्रॉस्पेक्ट को और अपने कस्टमर को आप एक्सेप्ट करवा लीजिए कि ये आरओ से तो आपको मिनरल्स नहीं मिलने वाला है। अगर मिनरल देने वाली कोई कंपनी ऐसी आती है जो क्लेम करते हैं, वो मिनरल्स के साथ साथ पोल्यूटेंट्स भी आपको देते हैं। सो लेट अस, अब मिनरल्स अवेलेबल नहीं है तो दिस इज वेयर वेस्टेज इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी पूरी लाइनअप में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू मिनरल्स अवेलेबल करा सकते हैं आप किसी की बॉडी में। और ऐसा कोई लिखित तो है नहीं कि मिनरल्स पानी के अंदर से ही जाना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आज तक, अभी तक हम लोग जो है एज ए बायर, वाटर प्यूरिफायर के बायर थे, ठीक है? जब हम बायर होते हैं तो एक प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, लेकिन आज शाम के बाद, आज के बाद या कल से आप बन जाएंगे प्रोमोटर, राइट? सो बायर के केस में जितनी इंफॉर्मेशन आपको जरूरत थी, और आज जब प्रोमोट करने लगेंगे तब जो इंफॉर्मेशन जरूरत है तो वो एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आज के जो प्रेजेंटेशन है मेरा, उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट ये होगा कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे पानी किस तरीके से हमारे शरीर में मदद करता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर हम ये जानेंगे कि पानी के अंदर किस तरीके की इम्प्यूरिटीज है, राइट? तीसरा, हम ये जानेंगे कि कंपटीशन उन इम्प्यूरिटीज को किस तरीके से निकालता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज करता है, और उसकी क्या कमी है और या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, ठीक है? फिर चौथा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वेस्टीज का और शार्प का वाटर प्यूरिफायर है वो किस तरीके से बाकी टेक्नोलॉजी से बेहतर है, राइट? आज आप लोगों को सबको ये डाउट हो रहा होगा कि 30,000 का प्रोडक्ट वाटर प्यूरिफायर हम मार्केट में कैसे जाके प्रमोट करेंगे। तो आज हम वही कोशिश करेंगे, लास्ट जो स्टेज होगा उसमें, कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। पॉइंट एक्सपेंसिव की नहीं है, चाहे आप 50,000 रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए, लेकिन वैल्यू फॉर मनी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि पानी हमारे शरीर में किस तरीके से मदद करता है। वैसे तो 6-7 पॉइंट्स है, बट प्राइमरीली 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कवर करता हूं। सबसे पहली बात, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारी होती है, जो हजम प्रक्रिया जो होती है, उसमें पानी जो है मेजर रोल प्ले करता है। जहाँ खाने में से ग्लूकोज निकल जाता है और जितने भी फूड वेस्ट है वो हमारे यहाँ से स्टूल निकलते हैं, वहां पे जाके इकट्ठा होते हैं, राइट? अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं है सपोज, तो उस केस में क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन, जो आपके फूड वेस्ट है, वहां से पानी खींच लेता है, बिकॉज बॉडी को तो हाइड्रेशन चाहिए, बॉडी के तो काम करने के लिए उसको लिक्विड्स चाहिए। सो फिर वहां से राइज होता है कॉन्स्टिपेशन और बाकी सारे प्रॉब्लम्स। दूसरा यूटिलिटी ये है कि ह्यूमन स्किन,
ह्यूमन स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन। जैसे बाकी हमारे शरीर में ऑर्गन्स है, स्किन ऑल्सो इज एन ऑर्गन। तो स्किन का भी हाइड्रेशन जरूरी है, बिकॉज स्किन के हर एक सेल्स में प्रॉपर वाटर कंटेंट पहुंचना चाहिए। तो इफ द स्किन इज नॉट हाइड्रेटेड, फिर आपके 3 प्रॉब्लम हो सकते हैं। इलास्टिसिटी, मतलब स्किन को आप खींचेंगे तो वापस अपनी जगह आने में उसको प्रॉब्लम होती है। टेक्सचर, स्किन की एक जनरल टेक्सचर होती है, देख के आपको स्किन स्मूथ रहता है। फिर मॉइस्चर, अब इफ द बॉडी इज प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड तो ये स्किन की क्वालिटी को एनहांस कर। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू है। इशू ये है कि हर एक पानी जो है हमारे शरीर में एक्सेप्ट नहीं करता। पानी मतलब पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होनी चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ये कहा गया था कि जो बॉटल वाटर है, बॉटल वाटर के अंदर पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स उस तरीके से नहीं होते, तो पानी बॉडी में ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता हर एक पार्ट में। मतलब कुछ पार्ट्स में हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, कुछ पार्ट्स में एक्सेप्ट नहीं होता। खैर से एक कॉन्सेप्ट जो लेके आ रहे हैं वो है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो पानी हम पी रहे हैं वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होता है, राइट? तो हमारे शरीर के कई हिस्से हैं जहां पे हम जो पानी पीते हैं वो जाके एब्जॉर्ब होता है। इफ द वाटर इज बायो अवेलेबल, तभी जाके वो शरीर के हर हिस्से में पानी एब्जॉर्ब होता है और उसकी पूरी यूटिलिटी हमें मिलती है। मैं आपको समझा पाया? yes. तो बायो अवेलेबिलिटी का एक और एग्जांपल है, जैसे डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन आपने कई बार ही देखा होगा कि डॉक्टर जो मेडिसिन दिया वो शरीर में काम नहीं किया, कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो डॉक्टर फिर क्या करते हैं, मेडिसिन को चेंज कर देते हैं। सो मेडिसिन के लिए भी बायो अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, अदरवाइज मेडिसिन की यूटिलिटी हमारे शरीर में नहीं होगी। Am I right? कई बार आप ये भी देखते हैं ना, आप किसी को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अगर देते हैं तो वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कुछ लोगों को तो 7 दिन में असर करता है, दे कैन फील द बेनिफिट, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं 3-4 महीने के बाद भी उनका असर नहीं करता। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी, कि अगर मेडिसिन या सप्लीमेंट्स या वाटर, हर एक चीज बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में आना चाहिए। तो ये हमारा पहला प्रॉमिस ये है कि पानी जो हम अपने वाटर प्यूरिफायर से दे रहे हैं वो है बायो अवेलेबल। दूसरा टॉपिक में हम ये जानते हैं कि पानी जो है, पानी आज हमारे पास कई तरीके से आते हैं। क्या क्या तरीका आप बता पाएंगे? एक है ग्राउंड वाटर, एक है हमारे म्यूनिसिपल वाटर, दूसरा है कई लोगों के कुएं होते हैं, कुएं से पंप करके पानी इस्तेमाल करते हैं, कई लोग बोरवेल अपना लगा के पानी उसको यूटिलाइज करते हैं, है कि नहीं? yes. इसके अलावा और कोई सोर्स तो नहीं है? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि पानी में, इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत ह्यूज कंट्री, हर 50 किलोमीटर में आपको पानी में अलग अलग प्रॉब्लम्स मिलेंगे, राइट? तो पानी की इम्प्योरिटीज को हमने 3 तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है फिजिकल इम्प्योरिटीज। फिजिकल इम्प्योरिटीज का मतलब जैसे डस्ट हो गया, फिर मिट्टी हो गए, कुछ मेटल्स के टुकड़े हो गए। जो फिजिकल इम्प्योरिटीज क्या है? फिजिकल इम्प्योरिटीज को क्लीन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप पानी को थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, पानी के अंदर जो फिजिकल इम्प्योरिटीज है वो नीचे सेटल कर जाएंगे, फिर ऊपर का पानी आप लेके पी सकते हैं। और अगर उस तरीके से नहीं है तो आप एक बहुत बेसिक सा फिल्ट्रेशन लगा के पानी की फिजिकल इम्प्योरिटीज को आप निकाल सकते हैं। दूसरा है केमिकल इम्प्योरिटीज। ये है हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक। पानी के अंदर केमिकल इम्प्योरिटीज आते कैसे हैं? है कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। अब वो जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो पत्ते और पेड़ में तो जाते हैं, लेकिन साथ के साथ वो मिट्टी में भी मिल जाते हैं। अब वो जो मिट्टी में मिल जाते हैं तो फिर जब बारिश होती है तो बारिश के साथ वो फिर जमीन के अंदर जाने लगता है, जमीन के अंदर सीप होने लगता है। अगर आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ग्रैन्युलर है, मतलब बहुत छोटे कण है, तो फिर तो क्या होगा कि केमिकल इम्प्योरिटीज की फिल्ट्रेशन उसी में हो जाती है। लेकिन अगर मिट्टी के जो कण है वो मोटे हैं तो फिर बीच बीच में गैप रहता है। जब गैप रहता है तो केमिकल इम्प्योरिटीज बारिश के साथ वो पानी फिर अपने जो वाटर बेड है तो केमिकल इम्प्योरिटीज पानी के साथ नीचे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। केमिकल इम्प्योरिटीज का दूसरा सोर्स ये है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज, जैसे कानपुर है, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, कुछ फैक्ट्रीज क्या करते हैं कि केमिकल इम्प्योरिटीज को बाहर देने में फिर उनको टैक्स वैक्स भरना पड़ता है, उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लाइज करना पड़ता है, उनको प्यूरिफाई करना पड़ता है। आजकल रूल स्ट्रिक्ट हो गए। वो जैसे हम पानी को नीचे से ऊपर निकालते हैं, वो एक रिवर्स पंप लगा देते हैं। जो वेस्ट वाटर है, जो वेस्ट मतलब आप ये समझ लीजिए कि कानपुर के टैनरी का जो वेस्ट पानी है
वो पंप करके वापस मिट्टी में दे देते हैं। तो ये एक और मेजर सोर्स है केमिकल इम्प्यूरिटीज। अब तो खैर काफी हद तक कम हुआ है, लोग एडुकेट हो रहे हैं, लोग सचेतन हो रहे हैं, तो वो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी जो चले गए वो तो चले गए, उसको तो आप निकाल नहीं सकते ना। अब केमिकल इम्प्यूरिटीज खतरनाक इसलिए है कि केमिकल इम्प्यूरिटीज जब पानी के अंदर मिलता है वो पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स बदल देते हैं। कैसे कि पानी के अंदर आपने दो तरीके का केमिकल डाल दिया है, वो वहां पे रिएक्ट करके तीसरे टाइप का कोई केमिकल क्रिएट करेगा, वो फिर तीसरे टाइप का केमिकल किसी और चीज से रिएक्शन होकर फिर चौथे टाइप का करेगा। तो मल्टीपल रिएक्शन, मल्टीपल ये चीज जब पॉइजनस चीजें निकल जाती है फिर पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। तीसरा है बायोलॉजिकल, फिर आपके प्रोटोजोआ हो गए, फिर ई कोलाई हो गए, ये भी केमिकल जैसे मिट्टी के अंदर केमिकल इम्प्यूरिटीज चली जाती है उसी तरीके से बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज भी नीचे उसको सीप करके चली जाती है। बेसिक अगर बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज है तो वो तो पानी को उबाल के आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आज जिस तरीके की हमारी सोसाइटी है, जिस तरीके के इम्प्यूरिटीज आज पाए जा रहे हैं, वो पानी को उबाल के आप सारे बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटीज को निकाल नहीं पाते। और दूसरी बात, अगर पानी को उबालते हैं तो वो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ फिर किल होके फिर उसी पानी के अंदर रहे। तो मोटा मोटा बात यह है कि आज जो पानी हमें अवेलेबल है, इन तीनों तरीके के इम्प्यूरिटीज है, किस रेशियो में होंगे, किस प्रोपोर्शन में होंगे, हमें नहीं पता हुआ। अब हम तीसरे टॉपिक में जाते हैं कि ये जो तीन कैटेगरी के जो इम्प्यूरिटीज है वो किस तरीके के फिल्ट्रेशन सिस्टम आज मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है ना, राइट? आप चूंकि वाटर प्यूरिफायर कोई नया कैटेगरी नहीं है, राइट? ये कोई 25-30 सालों से वाटर प्यूरिफायर एज ए कैटेगरी इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारे दिग्गज आपको मिलेंगे मार्केट में, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपनी अपनी कहानी बोले जा रहे हैं। सो बट चूंकि आज से हम प्रोमोटर ऑफ वाटर प्यूरिफायर बन रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि मार्केट में किस तरीके की बातें चल रही है और उसके ड्रॉबैक्स क्या है और उसको कॉम्पीट हम किस तरीके से करेंगे। पहले ये है कि मार्केट में जो प्रमोट करते हैं लोग, वो ये प्रमोट करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल फिल्ट्रेशन स्टेजेस है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है उनका? जब ये कहते हैं वो अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देना चाहते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि मैंने फिल्ट्रेशन के स्टेजेस बढ़ा दिए तो आप कस्टमर से ज्यादा पैसा ले सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि जितने ज्यादा फिल्टर्स होंगे उतने ही आपके रनिंग कॉस्ट बढ़ेंगे। मतलब हर 3 महीने में वो बोलेगा अगर 4 फिल्टर होते आपके तो एक तरीके का कॉस्ट होता, अगर फिर 7 फिल्टर होंगे तो आपके कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, उसकी रिप्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपके ओवरऑल रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे, राइट? तो जरूरी नहीं है कि जितने ज्यादा फिल्ट्रेशन के स्टेजेस हैं उतने ही बेहतर आपके प्यूरिफायर होंगे। आइडिया ये है कि ये 3 इम्प्यूरिटीज को किस तरीके से निकाला जाए। दूसरा है, एक कॉन्सेप्ट नया चला है पिछले 2-3 सालों से, एल्कलाइन। तो हो सकता है कि आपको मार्केट में एल्कलाइन से लड़ने के लिए आपका अस्त्र सही होना चाहिए। तो पहले ये समझते हैं कि ये एल्कलाइन वाला कॉन्सेप्ट है क्या चीज। सबसे पहली बात, हमारी बॉडी का जो पीएच है, पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच जो है हमारे बॉडी का वो है स्लाइटली एल्कलाइन, इसमें कोई गलत नहीं है, इट इज 7.3 to 7.4। दूसरा यह है कि जिस तरीके की हमारी फूड हैबिट्स है, जो आजकल हम जिस तरीके के खाना खाते हैं वो खास करके एसिडिक की तरफ थोड़ा सा झुकाव है। भजिया खा लिया, पकोड़े खा लिए, हाँ, उल्टे तावे के पराठे खा लिए, गलोटी कबाब खा लिए। सो द डाइट हैज स्लाइटली बिकम एसिडिक, मतलब पिज्जा बर्गर तो मैंने छोड़ ही दिया, ठीक है ना? तो ये दोनों चीजों में कोई गलत नहीं है, ठीक हो गया, जिसके वजह से हमारे बॉडी की जो पीएच बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इन दोनों पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो छुपाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। अब वो 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो वो छुपाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके बॉडी का पीएच बैलेंस सिर्फ पानी से ही हो सकता है, ऐसा कोई लिखित में है क्या? तो देयर आर नेचुरल सब्सटेंसेस, मतलब जो कि हमारे ऑलरेडी डाइट में है, जो बॉडी के पीएच लेवल को मैनेज कर सकता है बहुत इजीली। कुछ एग्जांपल्स बताऊं मैं आपको?
सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हम दही खाते हैं, राइट? दही बिठाते हैं जब घर में, तो दही को जब काट के सर्व करते हैं तो उसमें एक पानी रह जाता है, उसको वे प्रोटीन बोलते हैं। ये जो पानी है, जो दूध दही वाला पानी है, वो हमारे बॉडी के पीएच को मैनेज करने में मदद करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आजकल बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन हैं, ये नॉन वेजिटेरियन है, वो आजकल एक शब्द पॉपुलर है ना, वेगन। वेगन वो लोग हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स को भी नहीं लेते, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते, तो दूध पनीर नहीं लेते। वो क्या करते हैं, वो आलमंड्स को सोक कर लेते हैं रात को, फिर सुबह उसके छिलके निकाल के उसको मिक्सर में डाल के वो आलमंड्स के मिल्क लेते हैं, आलमंड्स के दूध लेते हैं। आलमंड का जो मिल्क है, दैट आल्सो हेल्प्स इन मैनेजिंग द पीएच लेवल, राइट? ये तो हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट ये है कि नींबू एक कॉमन है हमारे डाइट में। नींबू जब आप बाहर निचोड़ते हैं, ठीक है, तो वो एसिडिक है, लेकिन नींबू जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाता है, तो नींबू एक बहुत शानदार चीज है जो पीएच बॉडी के मेंटेन करने में मदद करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खाने के नींबू इंक्लूड कर लेते हैं। दे कैन, नींबू is probably the better way to manage the pH level. चौथा पॉइंट ये है कि जो शायद लखनऊ में इतनी पॉपुलर नहीं है, वो है नारियल पानी। ठीक है, नारियल पानी भी बहुत एक अच्छे तरीके से अपने शरीर का पीएच लेवल बैलेंस करने में मदद करता है। एल्कलाइन वाटर जब बनता है, कोई भी ब्रांड जब एल्कलाइन की पानी बनाते हैं, वो कोई ऐसे तो नहीं बन जाता, उसमें कुछ केमिकल यूटिलाइज होता है, केमिकल यूज होता है, तभी वो एल्कलाइन बनते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से करते हैं, कुछ केमिकल से करते हैं। तो जो अब आप खुद सोचिए कि आपके पास चॉइस है कि बॉडी का पीएच लेवल तो मैनेज करना है। अब आप पानी के अंदर केमिकल लेके उसको मैनेज करेंगे या नेचुरल फूड्स जो अवेलेबल है उससे आप पीएच मैनेज करेंगे। तीसरे कैटेगरी जो प्रोडक्ट्स आज मार्केट में मिलते हैं, आपके गली में आप जहां रहते हैं, अपने 100 मीटर 150 मीटर के अंदर आपको कोई एक आदमी मिल जाएगा जो वाटर प्यूरिफायर खुद मैन्युफैक्चर करता है। वो आपसे ये कहता है कि आप ब्रांडेड क्यों ले रहे हो, आप मेरे को बता दो क्या क्या वो दे रहे हैं, मैं आपको असेंबल करके दे दूंगा आधे प्राइस में। हाँ, अब आप ये सोचिए कि जो आधे प्राइस में आपको मटेरियल दे रहा है, क्या क्वालिटी का मटेरियल देगा? वो तो अपनी प्रॉफिट तो छोड़ेगा नहीं, है ना? अपनी प्रॉफिट तो ऑब्वियसली कहाँ कॉम्प्रोमाइज होगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये बहुत एक कहा जाता है कि सस्ती चीजों में क्वालिटी नहीं होती और क्वालिटी सस्ते में नहीं मिलती। ये जो टीडीएस कंट्रोलर है, जो हमारा पहला चौथा टॉपिक है, टीडीएस कंट्रोलर को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा जब हम अपने बेनिफिट्स के बारे में बात करें। एक बहुत मतलब लोग बिलीव करते हैं कि जो ब्रांड बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो ब्रांड के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, तो अब जो ब्रांड एडवर्टाइज करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर लेके, तो उसके पैसे कौन देता है? कंज्यूमर ही उसी के पैसे भरते। फिर उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो फिर कहाँ कॉम्प्रोमाइज होंगे? क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होंगे। वो अपने मतलब अगर किसी को प्रोडक्ट अपने 16 से 20 हजार में बेचना है, फिर उसमें ब्रांड एम्बेसडर के कॉस्ट निकाल लीजिए, फिर उसके प्रमोशन के कॉस्ट निकाल लीजिए, तो इवेंचुअली प्रोडक्ट तो आपको उसी प्राइस में देना है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज होंगे। इसके थोड़ी डिटेल और बाद में बताऊंगा कि हम कहाँ पे, अगर कोई जैसे सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं वो किस जगह प्रोडक्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में जो एक 3000 के आसपास एक प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो पिछले 3 साल से एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर क्रिएट कर चुका है, जिसमें बिजली की जरूरत नहीं होती, गांव-गांव में वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। उसमें एक सेडिमेंट फिल्टर होता है, बेसिक बिल्कुल सेडिमेंट फिल्टर, एक कार्बन फिल्टर होता है, और बोलते हैं एक केमिकल कार्ट्रिज। केमिकल का नाम नहीं लेते, वो बोलते हैं केमिकल कार्ट्रिज। तो आप लोग शायद वो ब्रांड का नाम समझ रहे हैं। केमिकल कार्ट्रिज में वो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद सोचिए
कि म्यूनिसिपल वाटर में क्लोरीन दिया जाता है, क्या वो पानी आप डायरेक्टली पी सकते हैं? तो वो केमिकल कार्ट्रिज के नाम से वो ये पानी इतने सब लोगों को बेचे जा रहे हैं और केमिकल में वो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखा जाता है कि अगर आप क्लोरीन वाले पानी में आप मुंह धोते हैं, दंत मंजन करते हैं, तो दांत आपके पीले पड़ जाते हैं। तो वो पानी पीने लायक तो किसी भी तरीके से नहीं है। क्लोरीन जिस पानी में चला जाए वहां मछली भी नहीं रह सकती जिंदा, है कि नहीं? तो क्लोरीन इस्तेमाल करके वो अलग अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, वो मिसगाइड कर रहे हैं कस्टमर को, इंफॉर्मेशन छुपा रहे हैं। क्लियर? एक बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है वाटर प्यूरिफिकेशन में, वो है यूवी। आपने नाम सुना है? बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी वाइज यूवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है एज ए टेक्नोलॉजी, लेकिन क्या होता है कि जब प्रोडक्ट सस्ती हो जाती है फिर उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ यूवी एक्चुअली काम करता कैसे है। एक पाइप होता है, पाइप के अंदर एक यूवी लाइट होती है। यूवी लाइट क्या है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वो लाइट एमिट करता है, जिससे कि वो पानी के अंदर ओजोन प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो ओजोन प्रोड्यूस करता है। ओजोन जो है एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। तो जैसे यूवी लाइट से रे निकलते हैं, पानी के अंदर ओजोन प्रोड्यूस हो गया, वो पानी के अंदर से बैक्टीरिया और पैथोजेंस को किल करते हैं। प्रॉब्लम यहां तक नहीं है कोई। प्रॉब्लम यह है कि जब आप प्रोडक्ट को सस्ते कर देंगे तो यूवी लाइट की भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट सस्ती हो जाएगी। जब यूवी लाइट की रॉ मटेरियल की कॉस्ट सस्ती होगी तो यूवी लाइट का क्वालिटी सस्ता होगा। तो उसमें क्या होगा, पहले दिन से अब तो आपकी बहुत अच्छा चल रहा है, 6 महीने के बाद ठीक ठाक चल रहा है, 1 साल के बाद फिर उसके लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। जैसे ही आपकी लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी वैसे उसके बैक्टीरिया और वायरस को किल करने की क्षमता भी कम होती जाएगी। और फिर जो यूवी लाइट है, आप देखते हैं ना घर के अंदर जो ट्यूबलाइट लगाते हैं उसमें मिट्टी जमा होता है। फिर लाइट की भी, अपने घर के अंदर ट्यूबलाइट की भी तो इंटेंसिटी कम होती है ना। ठीक उसी तरीके से यूवी लाइट की भी इंटेंसिटी कम होती है। यूवी लाइट में एक लेयर पड़ जाता है, ऑब्वियसली जो पानी के अंदर है वो लेयर पड़ेगा। तो लेयर जब पड़ता है, जिनके घर, कई लोग होंगे आपके घर में यूवी के प्यूरिफायर लगे होंगे, क्या कभी इंजीनियर देखा आपने जो यूवी खोल के साफ करता है? कभी नहीं करता। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि पहले 5-6 महीना तो ठीक ठाक काम करता है, लेकिन फिर उसके यूवी की इंटेंसिटी कम होती है। जैसे इंटेंसिटी कम होती है फिर उसके एफिशिएंसी में कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक तरीके से प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाता। तो ये थे हमारे 3 टॉपिक जो हमने अभी तक कवर किए। पहला टॉपिक था कि पानी हमारे शरीर में किस तरीके से मदद करता है। दूसरा टॉपिक ये था कि पानी के अंदर किस तरीके की इम्प्यूरिटीज है और वो इम्प्यूरिटीज हमारे शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। और तीसरा टॉपिक ये था कि कंपटीशन के पास किस तरीके की टेक्नोलॉजी है, वो इन इम्प्यूरिटीज को कैसे निकालते हैं। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं शार्प और वेस्टीज का वाटर प्यूरिफायर, जो हमारा ये है हमारा मेजर टॉपिक। तो हम जो है 4 फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं हम अपने प्यूरिफिकेशन में। तो सबसे पहला फिल्टर जो हमारा है वो हम कहते हैं उसको पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर। अब आप ये सोचिए कि पानी हमारा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, am I right? पानी पोल्यूटेड है, तो पानी के अंदर का जो गर्दा होगा, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर किस फिल्टर पे आएगा? तरीके से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिल्टर की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए पहली फिल्टर की भी क्वालिटी एनहांस करें। तो ये है हमारा सबसे पहला बेनिफिट। जो मार्केट में सेडिमेंट फिल्टर या पीपी फिल्टर जो आपको मिलते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो फट जाते हैं। अगर पानी की इंप्यूरिटी ज्यादा है तो वो फट जाते हैं, उसके डैमेज होते हैं, तो फिर जाके वो आरओ को भी डैमेज करता है, आरओ को भी तो फाड़ देता है। तो हमने क्या किया, हमने जो पीपी फिल्टर की क्वालिटी है वो एक बहुत सुपीरियर क्वालिटी में लेके आए। और पीपी फिल्टर एक रोल है, मतलब जैसे कपड़े रोल करके नहीं रखते दुकान में, उस तरीके का है पीपी फिल्टर, एक रोल की तरह है। उसके अंदर से जब पानी जाती है तो जो फिजिकल इंप्यूरिटीज जो है उसमें रुक जाता है। चूंकि फिजिकल इंप्यूरिटीज है तो सिंपल, लेकिन वो क्या होता है, कम होता है और उसमें धार भी होते हैं। अगर आपकी
पहली फिल्टर सही नहीं होगी, अगर वो कण जो है आरओ तक पहुंच गया तो फिर आरओ को फाड़ दे। अब सोचिए कि एक चाकू का एक छोटा वर्जन ले लीजिए, मतलब माइक्रो वर्जन, तो अगर वो चाकू का माइक्रो वर्जन जो है आरओ तक चला गया तो ऑब्वियसली आरओ को फाड़ देगा। तो अब हम आते हैं कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर का, जैसे आप सब लोग अभी तक एयर प्यूरिफायर के बारे में मास्टर हो गए, कार्बन फिल्टर का प्राइमरी रोल ये है कि जितने भी गैसेस है, सारी गैसेस को तो नहीं, कुछ स्मेल है, कुछ कलर है, उसको कार्बन के ग्रेन्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप ये सोचिए कि जितने ज्यादा ग्रेन्यूल्स होंगे उतनी एफिशिएंसी बेहतर होगी, करेक्ट? तो मार्केट में जो आपको कार्बन फिल्टर मिलते हैं, जब वो प्रोडक्ट को सस्ते करेंगे तो ऑब्वियसली कार्बन के ग्रेन्यूल्स भी कम देंगे। तो हमने क्या किया, हमने कार्बन ग्रेन्यूल्स के वेट बहुत ज्यादा दे दिए, मतलब बहुत सारे कार्बन ग्रेन्यूल्स दे दिए, ताकि जब वाटर पास कर रहा है तो ज्यादा सरफेस एरिया मिले कि इंप्यूरिटीज को एब्जॉर्ब करने के लिए। मैं आपको समझा पाया? तो जितने ज्यादा ग्रेन्यूल्स होंगे उतने ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एब्सॉर्प्शन की कैपेसिटी होगी। अब हम आते हैं तीसरे फिल्टर में। ये है हमारा पीपी फिल्टर, ये है हमारा कार्बन फिल्टर, ये हमारा आरओ। तीसरा आरओ फिल्टर हर कोई इस्तेमाल करता है। जो वेस्टीज आरओ फिल्टर आपको दे रहा है उसमें दो बहुत मेजर फायदे हैं। हम लोग इसको सोर्स कर रहे हैं यूएसए से। अब आप सोचिए कि आरओ फिल्टर आज कितने साल की लाइफ होती है? एक साल एवरेज एक साल से ज्यादा आरओ फिल्टर कोई नहीं टिकता। हम लोग जो रेटेड लाइफ बता रहे हैं आरओ फिल्टर का वो है 2 साल। फिल्टर लाइफ के बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा, उसमें भी हमारा एक बेनिफिट है। आरओ मेम्ब्रेन से पानी जो है टैंक में जा रहा है, ठीक है? ये हमारा है सबसे पहला मेजर बेनिफिट, जिसको मैं अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं। पहले हम कंपटीशन के फिल्ट्रेशन सिस्टम को समझ लेते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि कंपटीशन किस किस तरीके के फिल्टर देते हैं। पहले हम उसको समझ, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इजी हो जाए। ये है रॉ वाटर, आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन? पहले रॉ वाटर हम डालते हैं सेडिमेंट फिल्टर में। सेडिमेंट फिल्टर और पीपी फिल्टर में कोई अंतर नहीं है, बस वही है कि कुछ लोग मटेरियल अलग यूज करते हैं, हम पॉलीप्रोपिलीन यूज करते हैं। तो सेडिमेंट फिल्टर जो है फिजिकल इंप्यूरिटीज को रोकता है। फिर दूसरा है एक्टिव कार्बन। एक्टिव कार्बन और कार्बन ब्लॉक दोनों सेम है, हम अपने प्यूरिफायर में भी एक्टिव कार्बन फिल्टर बोलते हैं, ठीक है ना? काम सेम है। अब आप बहुत एक अहम चीज है यहाँ पे आप नोटिस करिए कि कार्बन फिल्टर के बाद जब पानी आ रहा है यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। नोटिस किया आपने? ये जो डिवाइड हो रहा है 70% पानी जो है आरओ की तरफ जाता है, करेक्ट? 30% पानी जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होके यहाँ पे टीडीएस कंट्रोलर में आता है। आरओ से जो आउटपुट होगा 95% की प्यूरिफिकेशन होगी। यहाँ पे कोई मिनरल्स नहीं होगा और 95% प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना? यहाँ पे जो 30% पानी गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जनरल एफिशिएंसी जो है 75% के आसपास की होती है। मतलब यहाँ से जो 30% पानी गया, यहाँ पे मिनरल्स रहेगा और 75% प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी, तो इम्प्यूरिटीज भी रहेगा, है कि नहीं? अब ये जो 95% क्लीन वाटर विदाउट मिनरल्स एंड 75% क्लीन वाटर विथ मिनरल्स एंड इम्प्यूरिटीज, ये आ रहा है कहां पे? ये आ रहा है टीडीएस कंट्रोलर पे। आज टीडीएस कंट्रोलर को लेके भी मार्केट में बहुत सारा हवा है। टीडीएस कंट्रोलर क्या है अब आप समझिए। 95% प्यूरिफाइड वाटर फ्रॉम आरओ विदाउट मिनरल्स, 75% लगभग प्यूरिफाइड वाटर फ्रॉम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विथ मिनरल्स एंड इम्प्यूरिटीज। क्लियर? अब ये जो है टीडीएस कंट्रोलर कुछ नहीं है, एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है। मतलब ये पानी और ये पानी को मिक्स करके आपको ये बोला जा रहा है कि पानी के अंदर मिनरल्स दे रहे हैं, लेकिन मिनरल्स के साथ साथ इंप्यूरिटीज भी तो दे रहे हैं। हाँ, अब उन्होंने क्या किया,
कि उनको पता लग गया कि यहाँ पे तो इम्प्योरिटीज तो है। हाँ, फिर उन्होंने क्या लगाया यहाँ पे, यूवी की कमी जो है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। तो यहाँ के जो इम्प्योरिटीज निकले, क्या वो यूवी पूरी तरीके से निकाल सकता है? ऑब्वियसली नहीं निकाल सकता। अगर शुरू में निकाल भी दिया तो एट ए लेटर स्टेज उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे ड्रॉप होती रहेगी। उसके बाद उन्होंने एक और कार्बन फिल्टर लगाया। ये ब्लॉक डायग्राम सबको क्लियर है? ये है, मार्केट में आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब इनके जो नेगेटिव पॉइंट्स है आपको पता लग गया? एक और नेगेटिव पॉइंट है जो बहुत मेजर है। अब यहाँ पे आपके हिसाब से यहाँ पे जो आउटपुट का पानी है वो कितने % प्यूरिफिकेशन होगा टीडीएस कंट्रोलर के बाद? लगभग 90% मान के चलते, ठीक है। ये जो यूवी के अंदर और पोस्ट कार्बन होते हुए जो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा वो 92 से लेकर 95 तक मिलेगा। उसके बाद ये पानी कहाँ जाता है? पानी जाता है टैंक में। मशीन के अंदर ही एक छोटा सा टैंक होता है। अब ये जो आपका 93-94% प्यूरिफाइड वाटर टैंक में गया, इसके अंदर बैक्टीरिया प्रोटोजोआ भी है। तो जब बैक्टीरिया प्रोटोजोआ टैंक के अंदर गया तो वो दोबारा से मल्टीप्लाई करेगा। टैंक के अंदर से जब बाहर आ रहा है, नलके से जब पानी खोल रहे हैं, तो उसमें और इंप्यूरिटीज ऐड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज जो इंप्यूरिटीज बच गए थे, जो बैक्टीरिया वायरस बच गए थे, वो टैंक के अंदर मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे 92, फिर हो सकता है टैंक से जो पानी निकले वो 85 से 90% आएगा प्यूरिफिकेशन। लेकिन कंपनीज क्लेम क्या करती है? अब आपको पता लगा कि मार्केट में जो प्यूरिफायर है वो किसी भी तरीके से 85, 90 या 92% से ज्यादा प्यूरिफिकेशन नहीं दे सकता। ऑब्वियसली जो पानी आप पी रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज होंगे। जब इंप्यूरिटीज शरीर में होंगे, डॉक्टर असद ये मेरा वेरिफिकेशन करिएगा, अगर पानी के अंदर इंप्यूरिटीज होंगे क्या वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एक्सेप्ट होगा? नहीं। डॉक्टर असद नहीं होगा। साथ जो इन्फेक्शन जाएगा वो जाएगा ही जाएगा। जब वो इन्फेक्शन को रिजेक्ट करने लगेगा तो पानी को भी रिजेक्ट कर देगा सिस्टम। कुछ पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर पार्ट्स में ये पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। वही मैं आपको शुरू में बता रहा था कि बायो अवेलेबल पानी बायो अवेलेबल तभी होता है जब पानी के अंदर इंप्यूरिटीज कम से कम होते, ठीक है। ये हमारी है प्राइमरी स्टोरी। ये हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस। टैंक के अंदर जो पानी जा रहा है, अब आप जब नलके खोलते हैं, पानी जो आ रहा है एक डिसरप्टर के थ्रू पानी आ रहा है। आपने सारे हमारे जो ब्रांडिंग है आपने देखा होगा कि डिसरप्टर टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब डिसरप्टर किस तरीके से काम करता है? डिसरप्टर के अंदर इस तरीके के प्लेट्स लगे हुए हैं, स्पेशल मटेरियल के प्लेट्स लगे हुए हैं, नैनो एल्यूमिनियम फाइबर्स। क्या होता है कि जब पानी पास करता है तब वो नैनो एल्यूमिनियम फाइबर के साथ जब टच होके पानी पास करता है तो एक जीटा पोटेंशियल क्रिएट होता है। उस 51 मिलीवोल्ट्स का एक जीटा पोटेंशियल जब क्रिएट होता है तो वो जीटा पोटेंशियल की वजह से जो इंप्यूरिटीज पानी के अंदर रहते हैं वो इंप्यूरिटीज इसके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये एडहेसिव टेक्नोलॉजी है। एडहेसिव मतलब एडहियर कर जाते हैं डिसरप्टर के अंदर, ठीक है। तो कभी भी इसके जो पोर साइज है, इसका जो फ्लो है, वो फ्लो कभी कम नहीं होगा। सो इंप्यूरिटीज पानी से सेपरेट हो जाते हैं। मैंने टेक्नोलॉजी समझा दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस। आप भरोसा कैसे करेंगे कि एक्चुअली क्लीनेस्ट वाटर आ रहा है कि नहीं? आपके मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा। अब टीयूवी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट्स के क्लेम को वेरीफाई करता है। क्लेम को वेरीफाई करता है मतलब आप कोई इंडिया में प्रोडक्ट लेके आए हैं, आप ये क्लेम कर रहे हैं मेरा प्रोडक्ट ABCD ये काम करता है, तो आप टीयूवी को दीजिए, टीयूवी टेस्ट करता है, फिर आपको बताता है कि क्या आपके क्लेम सही है या गलत। उन्होंने हमारे वाटर प्यूरिफायर को टेस्ट करके एक रिपोर्ट दिया। अब वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं जिससे ये प्रूव होगा कि हमारे क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस कैसे हम फुलफिल कर रहे हैं। तो ये मॉडल नंबर हम बात कर रहे हैं इस मॉडल की WJ400।
नीचे आइए प्लीज। हमारे क्लेम्स क्या थे, ये देखिए उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उन्होंने लिखा हुआ है क्लेम, क्योंकि वो हमारे क्लेम्स को वेरीफाई कर रहे। हमने, आपको टीडीएस मालूम है? टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। अच्छा, पानी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पानी इज द मोस्ट सोल्यूबल सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। पानी के अंदर बहुत सारी चीजें इजीली मिक्स हो जाती है, am I right? तो टोटल डिसॉल्व सॉल्ट का मतलब, सिंस इट इज सोल्यूबल, टोटल डिसॉल्व सॉलिड का मतलब यह है कि पानी के अंदर कितनी इंप्यूरिटीज मिक्स्ड है। तो जो उन्होंने इनपुट दिया यह है इनलेट वाटर। एक लैब में कैसे टेस्ट होता है? लैब में ये टेस्ट होता है कि वो इंप्यूरिटीज फिजिकली ऐड करते हैं, स्पाइक करते हैं, फिर उसको प्यूरिफायर के थ्रू डाल के वो चेक करते हैं कि कितना रिजल्ट आ रहा है। तो उन्होंने जो टीडीएस का दिया 1547, जो उन्होंने टेस्ट किया इतना टीडीएस देके, यह है इनलेट वाटर। और आउटलेट में कितना आया देखिए 133। ये टीडीएस जो उन्होंने दिया, ये इंडिया में इससे ज्यादा टीडीएस बहुत कम एरिया है जहां पे मिलते हैं। मोर और लेस आपको 1200 के आसपास टीडीएस मिलेंगे। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट पॉइंट ये है कि केमिकल इंप्यूरिटीज हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा डेंजरस है, राइट? अब देखिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इनलेट वाटर में इन्होंने स्पाइक किया। करता हूं, आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे हेल्थ के लिए। गुड मॉर्निंग लीडर्स। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसमें जैसे शुभेंदु ने अभी बताया, आर्सेनिक जो इन्होंने स्पाइक किया 0.101 से स्पाइक किया था, मतलब इतनी इम्प्योरिटी उन्होंने आर्सेनिक की पानी के अंदर डाली टेस्ट करने से पहले रॉ वाटर में। और उसके बाद जब टेस्ट किया, एक्सेप्टेबल लिमिट है 0.01। दिस इज एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 16240 2015 में जो बना था, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इन केस द इम्प्योरिटी इज अप टू 0.01 दैट इज एक्सेप्टेबल। सो राइट, लेकिन हमारे केस में इट केम टू BLQ। सो इवन आई वाज नॉट अवेयर, क्योंकि मैं ये टेस्ट करवा रहा था, जब ये रिपोर्ट आई तो मुझे मालूम नहीं था कि BLQ क्या होता है। सो देन आई आस्क्ड द लैब मैनेजर कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि BLQ इज बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, व्हिच मींस कि इनका जो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन जिसको ये मेजर कर सकते हैं अपने डिवाइसेस के थ्रू, इक्विपमेंट के थ्रू, वो 0.005 है। यहां तक ये मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्यूरिफाइड वाटर आउटलेट था उसमें इससे भी नीचे था, जिसको उनका इक्विपमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाया। सो नॉट ओनली आर्सेनिक बट देयर आर सो मेनी अदर केमिकल्स जहां पर कि जो आउटपुट वाटर का लेवल था व्हिच वाज बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, राइट? थोड़ी देर पहले हम पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे थे। अब पेस्टिसाइड्स को देखिए, यह पेस्टिसाइड्स के रिजल्ट यहां पे उन्होंने क्या लिखा और उनकी क्वांटिफिकेशन, मतलब मेजर कितना कर सकते हैं, मतलब डिटेक्ट ही नहीं हुआ। कोई भी एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जो जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि नॉट डिटेक्टेड। सारे के सारे ये आपके पास होंगे, या आप चेक कर लीजिए कि सारे के सारे जो है फर्टिलाइजर्स में DDT होते हैं, DDT को भी नॉट डिटेक्टेड। मतलब ये बहुत सारे केमिकल नेम्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे आपके पानी में होंगे, बट इनका जो टेस्ट है, जो स्टैंडर्ड्स की नाम अमनदीप जी ने लिया है, वो स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि इंडिया में कहीं ना कहीं ये सारे इंप्यूरिटीज होते हैं। तो जब वो टेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया की इंप्यूरिटीज को ध्यान में रखते हुए टेस्ट करेंगे। जो सबसे अहम बात है इसमें जानना कि हर एक इंप्यूरिटीज जो वो स्पाइक करते हैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से या तो BLQ है या तो नॉट डिटेक्टेड। ये है अहम पॉइंट। जो हमारी क्लेम है प्यूरिफिकेशन के, जो क्लेम है हमारे प्यूरिफिकेशन के क्लेम क्या है? 99.9 क्लीनेस्ट वाटर प्रॉमिस, क्लीनेस्ट वाटर 99.9999%। तो वो ये है कि आप देखेंगे ई कोलाई जो कि सबसे डेंजरस माना जाता है, प्रोटोजोआ, सो उसके भी प्यूरिफिकेशन जो है 99.9999 मतलब 100% ही लगभग। तो अब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है प्रोडक्ट को देखते हुए। अब आपको ये लग रहा है कि हमारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में सुपीरियर है। क्या हम सर्टिफिकेट के जरिए प्रूव कर पाए कि हमारा क्लीनेस्ट वाटर है? राइट? अब आपको ये महंगा लग रहा है? नहीं। हमारी स्टोरी अलग है। मैं शुरू में जो मैंने आपको बताया था
हम आपको जो पानी दे रहे हैं वो प्योरली न्यूट्रल एंड क्लीनेस्ट वाटर, उसमें मिनरल्स नहीं होंगे, लेट्स एक्सेप्ट इट। तो दिस इज वेयर वेस्टेज विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जब आप जा रहे हैं किसी से मिलने, यू आर नॉट ओनली प्रोमोटिंग वाटर प्यूरिफायर, आप जो है कंप्लीट हेल्थ एंड वेलनेस को प्रमोट कर रहे हैं। आप उनकी पूरी लाइफ की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उनके पूरे हेल्थ की कंसल्टेंसी कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लीजिए कि पानी में और खाने में आपको न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन्स नहीं मिल रहे, लेट्स एक्सेप्ट इट। So that is why we have a solution. We have complete health solution. Can I add something? Just to your answer your question. TDS लेवल की आप बात कर रहे थे कि प्योरीफाइड वाटर में भी TDS होना चाहिए, लेकिन TDS जो है बहुत माइनर सोर्स है मिनरल्स का, राइट? अगर आपको सारे के सारे मिनरल्स सिर्फ पानी के थ्रू बॉडी में लेने हो तो एक आदमी को कम से कम दिन में 6 बकेट पानी पीना चाहिए, तब आपको सारे के सारे मिनरल्स जो हैं वो पानी से मिलेंगे, क्योंकि इतने सारे अदर सोर्सेज हैं मिनरल्स के, तो पानी एक बहुत ही माइनर सोर्स है उनमें। TDS का फुल फॉर्म है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। वो सॉलिड्स कुछ भी हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज भी हो सकते हैं, अच्छे मिनरल्स भी हो सकते हैं, राइट? वो कितना रखना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास और बहुत सारे सोर्सेज हैं मिनरल्स लेने के। देखिए एक्सेप्टेबल जो है, अगर आप WHO के स्टैंडर्ड से जाओगे तो 300 TDS तक का पानी जो है वो आप पी सकते हैं। थोड़ा सा शेयर करूं जो मुझे समझ में आया एक्चुअली अभी तक जो आपने हम लोगों ने डिस्कशन किया कि लाइक TDS है, TDS जो है वो डिफर करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कम दे रहे हैं, कुछ ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन जब TDS पे जाहिर सी बात है कि सारी इंप्योरिटीज जा रही हैं, जो हमने फोकस किया है शायद इस पे फोकस किया है कि हम एक तरह से कोई भी TDS जाने ही नहीं देंगे। जब नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात हो सकता है उसमें मिनरल्स ना जाए, लेकिन ये भी डिसाइडेड हो गया है कि उसके साथ इंप्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ लाइक फंगस है, बैक्टीरिया, वायरसेस है, कुछ भी नहीं जा रहा है। अब रही बात सिर्फ मिनरल्स जो नहीं जा रहे हैं, तो ये बहुत एक मामूली सा सोर्स है पानी जिसके थ्रू मिनरल्स जाते हैं। तो मिनरल्स के लिए हमने दूसरे सोर्सेज है, लाइक अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या जो भी हम खाने के थ्रू ले रहे हैं, तो उससे हमने लिए कि वो प्योर फॉर्म में जा रहे हैं, तो उसके साथ किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन या इंप्योरिटीज तो गई नहीं है। और जो पानी जा रहा था जिसके साथ मिनरल्स तो जा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज और बहुत सारे इन्फेक्शन जा रहे थे, जो यूजुअली हम सब जानते हैं कि इन्फेक्शन के जो सबसे कॉमन सोर्स में से दो हैं, जो एक खाना और एक पानी है, कि खाने के तहत वो चीजें जो हम अक्सर बाजार या उस तरह था, पानी में वही कि जो पानी ले रहे हैं वो क्लीन नहीं थे, इसलिए हमारी बॉडी में बहुत तरह के इन्फेक्शन जाते हैं और उसी तरह वजह से सारी डिजीजेस होती हैं। तो जब हमने उसी को, अब हम दोस्त और दुश्मन दोनों ले जा रहे थे, तो हमने ये तय कर दिया कि हम दरवाजा ही बंद कर देंगे, भले दोस्त नहीं जा रहे, क्योंकि जो दोस्त है वो बहुत खास दोस्त नहीं है, लेकिन जो दुश्मन है वो बहुत खतरनाक है, तो हमने दुश्मनों को जाना ही बंद कर दिया। अब जाहिर सी बात है जो दोस्त है उसको तो हम कहीं भी पीछे दरवाजे से बुला सकते हैं, या तो मेरे अपने दोस्त आए। डॉक्टर असद, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक बहुत अहम पॉइंट पे आता हूं मैं, फिल्ट्रेशन सिस्टम, फिल्टर की लाइफ बताया गया था, राइट? अब आज की डेट में आप जब प्यूरिफायर खरीदते हैं तो फिल्टर की लाइफ और फिल्टर कब रिप्लेस करना है कौन डिसाइड करता है? कंपनीज डिसाइड करती है, राइट? हमारे केस में फिल्टर कब बदलना है, फिल्टर की लाइफ कैसे चेंज करना है, वो आप डिसाइड करेंगे। कैसे? हमारे प्रोडक्ट जब डिजाइन हुए वो एक्सट्रीम कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। दिस इज दी सेकेंड मेजर बेनिफिट जो हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि फिल्टर का लाइफ आप डिसाइड करेंगे कि फिल्टर कब आपको बदलना है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फिल्टर की लाइफ की इंडिकेशन कहाँ जा रही है और वाटर की टेस्ट और प्रेशर किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये हमारे जब इंजीनियर आपके पास आएंगे इंस्टॉल करने तो वो भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। इसको मिसयूज मत करिएगा, मेरा बस एक ही कहना है कि मिसयूज मत करिएगा। अगर मिसयूज करिएगा तो पीछे के जो फिल्टर्स है वो डैमेज हो जाएंगे। फिल्टर्स जो है वेस्टीज से ही मिलेगा और उसमें भी आपको पीवी मिलेगी। मतलब अभी क्या है कि फिल्टर के लाइफ के कॉस्ट, फिल्टर कॉस्ट अभी हम बता नहीं पा रहे बिकॉज उसकी पीवी अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अगले 15-20 दिन में उसके भी प्राइसेस अनाउंस किए जाएंगे, कॉम्पिटिटिव रेट्स होंगे। ये जो है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर्स, हमारे 4 फिल्टर जो है आपने देखा किस तरीके के परफॉर्मेंस दे रहा है, जो हमने TUV रिपोर्ट में आपको दिखाया। एक और बहुत अहम पॉइंट,
सस्ते प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो प्लास्टिक की क्वालिटी इस्तेमाल होता है, जहां पे पानी कॉन्टैक्ट में आता है, वाटर प्यूरिफायर के अंदर पानी हर एक पाइप के अंदर और सरफेस के अंदर कॉन्टैक्ट में आता है। तो सस्ते करने के लिए आप क्वालिटी मटेरियल जो यूज करोगे, प्लास्टिक जो यूज करेंगे, वो फूड ग्रेड नहीं होगी, वो लोअर ग्रेड की होगी। तो उस प्लास्टिक से भी इंप्यूरिटीज पानी में ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन हमने जो प्लास्टिक की क्वालिटी और मटेरियल की क्वालिटी इस्तेमाल किया है, जहां पे पानी कांटेक्ट में आ रहा है, वो बहुत हाई क्वालिटी की प्लास्टिक्स है, मटेरियल है, जो फूड ग्रेड हाई क्वालिटी की है, जिसके भी हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं जो कंफर्म करता है कि जो मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज किए गए हैं वो हाईएस्ट ग्रेड के हैं। आरओ मेम्ब्रेन के बारे में तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अब क्या है कि आरओ है तो वाटर डिस्चार्ज तो होंगे ही होंगे, वाटर वेस्टेज होंगे ही होंगे। उस पानी को आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, जो बड़े पौधे, छोटे पौधे में मत लगाइए। बर्तन साफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्श साफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और टॉयलेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग पानी के लिए कॉन्शियस है, पानी वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो जिस समय इंस्टॉलेशन करने के लिए आदमी आएगा, आप उनको बता दीजिए कि आपको पानी ड्रेन करना है या पानी को स्टोर करना है, वेस्टेज वाटर को। करीब 70% पानी जो है, 65 to 70% पानी वेस्ट होता है। तो वो आप स्टोर करके रीयूज करना चाहते हैं या उसको वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो बता दीजिएगा। अब हम आते हैं कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स है जो आपको ध्यान रखना है जब इंस्टॉलेशन आपके होंगे। सबसे पहला रिक्वायरमेंट यह है कि आपको लोकेशन डिसाइड करना है, बिकॉज इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि इसको आप दीवार पे इस तरीके से टांग सकते हैं, इसको आप टेबल के ऊपर भी रख सकते हैं, या तो इसको सिंक के नीचे, मतलब आपके जो बेसिन है उसके नीचे भी लगा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपके किस तरीके की इंस्टॉलेशन की एरिया है। आप प्यूरिफायर खरीदने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको लगाना कहाँ है। लेकिन इसमें 3 पार्ट है, एक है यूनिट, एक टैंक और एक टैप। ये तीनों चीज जो है 2 मीटर डायमीटर के अंदर होने चाहिए। तीसरा है, जहां पे भी आप मेन यूनिट को लगाएंगे उसके आसपास एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट होना चाहिए। चौथा है, 1 मिनट में 2 लीटर से 4 लीटर पानी भर जाना चाहिए। अगर 4 से ज्यादा भरता है तो आपको एक फ्लो रिस्ट्रिक्टर लगाना पड़ेगा। अगर 2 लीटर से कम भरते हैं तो आपको एक बूस्टर पंप लगाना पड़ेगा। बट जनरली इसमें पंप नहीं है सर, क्या खींचे वाला? इसमें पंप है, लेकिन आपका जो सोर्स की पानी है, सोर्स जहां से पानी आ रहा है मशीन के अंदर, वो मशीन के अंदर की पानी जो है वो 1 मिनट में 2 लीटर के बॉटल भर लेना चाहिए। अगर भर रहा है 2 लीटर के बॉटल तो सही। ये जो टैप है, ये टैप आपके पास चॉइस है कि आप इसको बेसिन में लगा सकते हैं, या तो दीवार पे लगा सकते हैं, या तो ग्रेनाइट पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अगर बेसिन में लगा रहे हैं और वॉल पे लगा रहे हैं तो हमारे इंजीनियर वो लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर ग्रेनाइट में लगा रहे हैं तो ग्रेनाइट में ड्रिल करने के लिए आपको किसी बाहर का आदमी को बुलाना पड़ेगा जो ग्रेनाइट को ड्रिल कर ले, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर है वो ग्रेनाइट ड्रिल करने की मशीन नहीं लेके आएंगे। सर, इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या होंगे? 0। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा लगाते हैं, जैसे पाइप एक्स्ट्रा हुआ या ग्रेनाइट में ड्रिल करा रहे हैं, हाँ, या तो आपके कोई फ्लो रेस्ट्रिक्टर लगा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, 99% केसेस में कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगेंगी। इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ चार्ज होगा शार्प की तरफ से। सर्विस की प्रिपेयरनेस के लिए, सर्विस के लिए क्या हम करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर एडी सिंह वो आपको ब्रीफ करेंगे। सर्विस को लेके आई एम श्योर आप बहुत कंसर्न होंगे। तो सर्विस में इस वक्त जो हमारी प्रोफेशन है, हमारे पास इस वक्त 500 से ज्यादा सर्विस फ्रेंचाइजी हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, और 19,000 ऑल इंडिया में इस वक्त पिन कोड्स हैं, जिसमें से तकरीबन 13,500 के करीब हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं इस वक्त, और हम और उसको ऐड कर रहे हैं। सो आपके एरिया में तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ज्यादातर जो पिन कोड्स है वो कवर्ड है, वहां हम सर्विस दे सकते हैं, राइट। एक सर्विस में, एक इंस्टॉलेशन में एक करेक्शन करना चाहूंगा जो शुभेंदु ने बताया। हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी कि कहाँ वाटर प्यूरिफायर बिका है, लेकिन हो सकता है आप एंड यूजर हो या आपके और कोई और जहां आप प्रमोट कर रहे हैं वो एंड यूजर हो। तो जब भी आपके एंड यूजर परचेज करते हैं या आप परचेज करते हैं तो हमारे इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करवाएंगे
टोल फ्री नंबर पे, और वो आपकी कंप्लेंट या इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट को रजिस्टर कर लेंगे। हाँ, और एक और जो ऑप्शन हमने दी है, मिस्ड कॉल की ऑप्शन दी है। कई बार आप कॉल सेंटर में कॉल करते हो तो आपको क्यू में लगना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, राइट? तो उसकी जगह हमने मिस्ड कॉल नंबर दे दिया। उस नंबर पे आप कॉल करेंगे, 2 रिंग्स के बाद या 1 रिंग के बाद वो कॉल कट जाएगी, एंड देन समबडी विल कॉल यू बैक विद इन 1 आवर। सो उसमें आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप होल्ड करके आप किसी एजेंट की वेट कर रहे हैं कि वो फोन पे आएगा। सो दिस इज अनदर ऑप्शन वी आर गिविंग। जो इंस्टॉलेशन की रिक्वेस्ट या कोई भी कंप्लेंट की रिक्वेस्ट है, अगर आपकी सिटी लिमिट के अंदर है तो वी आर प्रॉमिसिंग कि 24 आवर्स के अंदर somebody will come and install the unit और attend the complaint। अगर आप कंट्री है जो सिटी के बाहर है तो विद इन 72 आवर्स somebody will come and attend, right? वैसे हमारी ये कोशिश रहेगी, अगर दिन में आपने 12 बजे तक कंप्लेंट लिखवा दी तो हम कोशिश यही करेंगे कि उसी दिन शाम तक आपकी इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट या कंप्लेंट की जो रिक्वेस्ट है वो अटेंड हो जाए।